अक्टूबर 2013, फरवरी 2014 में 4 वाम दलों और एआईएडीएमके, जेडीयू, सपा, एजेपी, जेडीएस और बीजेडी की भी बैठक हुई थी, लेकिन चुनाव आते आते तीसरा मोर्चा की चर्चा भी समाप्त हो गई। तब अरुण जेटली ने कहा था कि तीसरे मोर्चे को लेकर बीच बीच में जो प्रयोग होते रहते हैं वो कभी सफल नहीं हुए हैं। थोड़े दिनों के बाद यह मोर्चा समाप्त हो जाता है। कई हारे हुए दलों के साथ गठबंधन बनाने का फॉर्मूला सफल नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद बिहार में जब उपचुनाव हुए तो जेडीयू आरजेडी ने कांग्रेस से मिलकर बीजेपी से थोड़ी बढ़त बना ली। समाजवादी पार्टी ने यूपी में सीटें जीती। इसके बावजूद आप इस प्रयोग को फिलहाल गेम चेंजर कह सकते हैं क्या, यह सवाल है। उधर बीजेपी को रोकने के लिए अक्सर साथ रहने वाले वाम दल फिर से साथ आ चुके हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए इसी महीने कोलकाता में रैली करने जा रहे हैं। जनता परिवार का नाम सामने आते ही इतने सारे क्या जुड़ने लगते हैं कि कुछ क्या आप अपनी तरफ से भी जोड़ लेते हैं। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ अभय दुबे हैं, केसी त्यागी जी हैं, सांसद हैं, जेडीयू के राज्यसभा सदस्य नलिन कोहली जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं, राज्यसभा सदस्य कांग्रेस। त्यागी जी, ये ठीक है कि चंद जरूरी मुद्दों पर आपने धरना प्रदर्शन के लिए एकजुटता कायम की है, या ये वाकई कोई नया राजनीतिक दल जन्म लेने वाला है जिसके नेता नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और जब वो नहीं रहेंगे तो बिखर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाजवादी आंदोलन की आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी, उसके बाद भी एक महती भूमिका रही है। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं सर। भविष्य की बात कर रहे हैं तो गैर कांग्रेसवाद को इस देश में स्थापित करने में जनसंघ के नेताओं से ज्यादा योगदान समाजवादी आंदोलन के नेताओं का रहा है। इंदिरा जी को चुनाव में हराने का सौभाग्य भी श्री राजनारायण जी को प्राप्त है। जयप्रकाश नारायण जी जैसे समाजवादी नेता के नेतृत्व में ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व हुआ। अब बीजेपी तो है। आज अब हम कई मौकों पर बिगड़े, लेकिन देश के किसान मजदूरों के जितने भी सार्थक आंदोलन चले हैं वो सब आंदोलन का नेतृत्व किसी न किसी समय पे ये दल करते रहे, ये नेता करते रहे। और जैसे आपने प्रारंभिक नोट में जिक्र किया, जो क्षेत्रीय दल के रूप में जो विकसित हुए हैं उनका राष्ट्रीय स्तर पे उस तरह का महिमा मंडप नहीं हुआ, छोड़ करके एक नेता को। तो वहां की जो क्षेत्रीय अस्मिता है, जो सब नेशनलिज्म है वहां का, जैसे बिहार का मैं बताता हूं, श्री बाबू के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहारी अस्मिता का जिस तरह से जन्म हुआ, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से वहां पर उसका हुआ, तो ये जो क्षेत्रीय अस्मिता की सब नेशनलिज्म की पार्टी, फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, अब एक नए दौर में हम आ चुके हैं, महिमा मंडित नहीं हुई। ठीक है, चुनाव समाप्त हो चुका है। क्या आप लोगों के बीच जाएंगे ना, विपक्ष बनाकर, एक तरह से एकजुट होकर, उनको आप भरोसा कैसे दिलाएंगे कि आप चारों इस बार फिर अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे? जैसा बीजेपी का कोई ढांचा है लीडरशिप का, पार्टी का एक ढांचा तो है, जैसा कांग्रेस का है, या फिर आप अलग अलग एक दूसरे से अलग होकर कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा? आप ये विश्वास दिलाइए ना, तभी तो आपके प्रयास को लोकतंत्र में लोग गंभीरता से देखेंगे। मेरे मित्र नलिन कोहली जी भी बैठे हुए हैं और उनसे मैं लिबर्टी लेके कहना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ काम करने का हमें भी अनुभव है। अगर इनकी बैकग्राउंड में आरएसएस ना हो तो हमारे समाजवादी नेताओं के आपसी विवाद और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के आपसी विवादों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आरएसएस एक ऐसी डोर है कि तो आप आरएसएस के अंडर में बन जाइए ना, अच्छा रहेगा। आप आरएसएस नहीं, वो हम लोग इतने स्वच्छंद हो चुके हैं कि हम तो वही स्वच्छंद लोगों से दायरे में नहीं बंध पाते। मैं स्वतंत्र रूप से पूछ रहा हूं कि इस स्वच्छंदता पे ये स्वच्छंदता जो है आप जो उससे आप गंवा रहे हैं, वो किस लिए गंवा रहे हैं? नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अपनी आजादी गंवा रहे हैं आप लोग, या कोई और मकसद उनसे और बड़ा बनने के लिए गंवा रहे हैं? कुछ तो आप बताइए जिससे नलिन भी रिस्पॉन्ड करें ठीक से। ना कुछ है, लेकिन जी रवीश जी गंभीरता से उस चीज का हम लोग महसूस करते हैं कि इस बार की सरकार बनने के बाद कुछ अनहोने काम भी हुए। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के भी हमारे अनुभव अच्छे नहीं थे। अब मैं 2-3 मिनट खाली आपसे लेना चाहता हूं। अभी ये जो पॉलिटिकल अलायंस है उसमें मैं बात करना चाहता हूं, है ना,
क्या आप अच्छा, लोग पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी अलायंस से करना घबरा चाहते गए हैं हैं? तो क्या अब नरेंद्र मोदी का हाँ। जवाब यही हो सकता है कि आप मिलके कुछ नया अपने मतभेद बुलाकर एक साथ आए? आप कोई फैक्टर तो बताइए, क्यों आ रहे हैं कि उनका क्या विकल्प पेश करेंगे आप? हाँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अन्य बातें छोड़ दिए जो विरासत में वो वहां से लेके आए हैं, हाँ, अहमदाबाद से। हाँ, निजीकरण, हाँ, आपकी जानकारी के लिए सारे बैंकों का डीनेशनलाइजेशन होने वाला है, सारी कोयला खदानों का डीनेशनलाइजेशन होने वाला है, सारे जितने भी यहाँ के ऑयल कंपनीज है उनका डीनेशनलाइजेशन होने जा रहा है, हर सेक्टर में 100% अच्छा। एफडीआई होने वाली है। जितने है। भी प्रोजेक्ट जिन प्रोजेक्ट्स में सरकार मुनाफे में है, हाँ। जो पीएसयू ठीक है। मुनाफे में जी। है, उनके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। हाँ। और इस बात में कांग्रेस नलिन पार्टी साहब, की नीतियों में और भाजपा की नीतियों में ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क जैसे नहीं मैं है। सेलेक्ट कमेटी का आपको ठीक है, सेलेक्ट कमेटी का मैं बताऊं, हम 1-2 महीने से काम कर रहे थे साथ साथ। अचानक पता लगा कि परसों कांग्रेस पार्टी ने अपना एटीट्यूड चेंज करके 49% एफडीआई इन इंश्योरेंस को स्वीकृति दे दी। ठीक है। हम लेफ्ट, समाजवादी, टीएमसी देखते रह गए। तो आर्थिक सवालों पर भी बीजेपी का और श्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक्स का एक विकल्प चाहिए। ठीक है। और मेरा मानना यह है कि नरसिंहा राव जी और मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिक्स है वो जवाहरलाल और इंदिरा गांधी की इकोनॉमिक्स से भिन्न है। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी या आप इसके जो पुरानी नेता है कांग्रेस की श्री इकोनॉमिक्स नरेंद्र को फॉलो मोदी जी, करना चाहते हैं? मैं फॉलो नहीं करना चाहता, इससे अच्छी थी वो। ठीक है, 80 चीजें ऐसी थी, 800 चीजें ऐसी थी इंदिरा जी के टाइम पर्याप्त समय मिला पे जी स्मॉल आपको। स्केल इंडस्ट्री की। नलिन, एक स्वाभाविक नकारात्मकता से आपने इस डेवलपमेंट को देखा, क्योंकि आप देखा या आपको इस बात में कोई संभावना नजर आई? ये ठीक है कि आपकी पार्टी बहुत पहले से, तब भी जब आप गठबंधन में थे, अभी आप गठबंधन के साथी हैं, कुल मिला के 2 दलों की बात करते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये दल, हालांकि आरजेडी यूपी में प्रभाव नहीं डालेगी या फिर सपा वाले बिहार में नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए आर्थिक मुद्दों पर ये कोई नई चुनौती पेश करेंगे? रवीश जी, कई मुद्दे हैं, पर मैं ऐसा करूंगा, त्यागी जी ने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने 2-4 ऐसे विषय रखे तो उसी से जोड़ के आता हूं। उन्होंने कहा कि हम में उतने फर्क नहीं है। हाँ। समाजवाद सोच और भाजपा में केवल संघ परिवार की एक डोर है जो हमें अलग करती है। तो बड़ी अद्भुत बात है कि आज चर्चा जो मीडिया में है वो है जनता परिवार। तो संघ परिवार से कम परिवार तो ले ही लिया इन्होंने। हाँ। तो उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। आप तो वैसे परिवारवाद के दूसरी बात विरोधी है हैं। दूसरी बात मैं अपने कह रहा परिवार था, के उन्होंने विरोधी नहीं। इतिहास की बात की जी। और मैं मानता हूं कि बहुत गंभीरता से और सत्य भी देखें तो समाजवाद सोच को हमें अलग करना पड़ेगा, जो राजनीतिक पार्टियां बाद में उभर के आई हैं। वो एक अलग विषय है, लेकिन समाजवाद सोच इस देश का के मतलब राजनीतिक सोच में एक अहम उसने अपना भूमिका निभाई है। जहां तक इतिहास की बात से करें तो जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, रजवाड़े जो होते हैं वो शादी के आधार पर, विवाह के आधार पर जुड़ जाते थे, नहीं तो अलग ही रहते थे। वैसे ही अगर मैं कहूं राजनीतिक रजवाड़े जो परिवारों पर आधारित है, और वो एक मॉडल है कि एक परिवार से ही सारे लोग, ठीक ठीक, हाँ, तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल, इसलिए मैंने वो शब्द कहा है राजनीतिक रजवाड़े। ठीक है। हाँ। ये राजनीतिक रजवाड़े भी विवाह के माध्यम से शायद जुड़ पाएंगे, चल पाएंगे, लेकिन कितने विवाह हो पाएंगे क्योंकि दल कुछ ज्यादा है। इसके अतिरिक्त एक बात और कहूंगा मैं, हाँ। कि आज अगर यूपीएससी के किसी भी छात्र को, हाँ। और बहुत ऐसे छात्र हैं, लगभग 6 लाख हर साल एग्जाम देते हैं, हाँ। अगर मेंस हटाना है तो प्रीलिम में सिर्फ एकमात्र प्रश्न ये डाल दीजिए आप कि जनता दल या जनता पार्टी बनी कब थी और फिर कितनी बार विभाजित हुई है। हाँ। और मैं मानता हूं कि 5,90,000 वैसे ही आपकी पार्टी भी विभाजित हुई है, क्योंकि आपकी मैं भी पार्टी सोच भी रहा था, जनसंघ मैं से भी याद बीजेपी नहीं कर बनी पाया है। कि हाँ। कितनी बार इसका अस्तित्व टूटा है। ये मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। ठीक बात है, ठीक है। जुड़ना चाहे, देश हित में कुछ करना चाहे, क्यों नहीं, ये इनका अधिकार है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। लेकिन आज जो स्थिति है, जब चुनाव नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, जब आपने सही कहा कि सीटें कम है,
तो फिर क्या कारण हो सकता है ये जुड़ना चाहते हैं? हाँ। तो एक मात्र बात जो आती है हाँ। कि प्रदेश की चिंता देश की चिंता से अधिक है। क्यों? प्रदेश की चिंता में चुनाव जो है बिहार में भी आएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़े दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं। आपको क्यों लगता है और दोनों जगह जो है, अगर ये मान भी लें, विवाद ये नरेंद्र जो है मोदी का दोनों विकल्प सरकारों को लेकर इतनी है। एक सेकंड, मैं टोका नहीं, आपको क्यों लगता है कि अगर ये नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने का प्रयास ही करते हैं तो क्यों ये देश की चिंता नहीं है? या देश की चिंता का कॉपीराइट आपके पास है? नहीं, क्यों नहीं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और मैं ऐसा कभी कह भी नहीं सकता। देश की चिंता हर भारतीय का अधिकार है, इसमें कोई राजनीतिक दल की बात नहीं। ठीक है, अलग करिए उसको। मैंने जो बात राजनीतिक रूप से कही है कि प्रदेश की चिंता ज्यादा है, क्योंकि 2015 में बिहार का चुनाव, 2017 में उसके आसपास ही यूपी का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, दोनों सरकारें जो हैं विवाद में हैं। आज अगर आप वहां के मुख्यमंत्री देख ले बिहार के, तो वो विवादों से घिरे हुए, हर दूसरे दिन एक स्टेटमेंट आता है जो मतलब मैं मानता हूं गंभीर स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, वहां मुलायम सिंह जी खुद कई स्टेटमेंट्स दे गए, बहुत हम डिबेट कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां जनता आज विकास चाहती है, जनता आज विकल्प ढूंढती है जो विकास देगी। सिर्फ एंटी मोदीवाद, तो आज को मोदी विकास जी चाहती का है, बिहार में विरोध तो या 2 बार भाजपा से का लोग विकास विरोध पे ही वोट दे रहा है। अपने आप लॉजिकली, ठीक है, अपने आप लॉजिकली जो है विकास नहीं लाता है, ना एजेंडा सतरथ जी, एक इस गठबंधन, एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन होता है लोकतंत्र में, एक ये भी एक दिलचस्प विषय होना चाहिए, लोगों की दिलचस्पी रखनी चाहिए, एक राय रखनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो त्यागी साहब कह रहे हैं, नलिन तो एक राजनीतिक रजवाड़े की बात कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं कह देता हूं कि जो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव की एक रिश्तेदारी हो रही है, ठीक है, वो अलग बात है। आर्थिक स्थिति पर आप में बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, तो एक नया अलायंस बन रहा है, तो ये अलायंस इतना समझ में आ रहा है कि आपसे भी एक पॉलिसी लेवल पे इनकी दूरी है जितनी बीजेपी से है। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो नया अलायंस का स्वरूप आज प्रस्तावित किया है या जिसे बनाने की कोशिश है, ये भारत की भविष्य की राजनीति में इसका क्या स्वरूप होगा, क्या प्रभाव होगा। ठीक है, हाँ। कुल मिलाकर के हमारी बातचीत का सारांश इसी मुद्दे के आसपास है। मैं एक सवाल पूछूं, आपको लगता है ये विश्वसनीय है गठबंधन, कोई भरोसा कर सकता है? रवीश, हाँ। देखिए, मैं एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते अपनी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ भी कह दूं, वो मायने नहीं रखता। हम सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बातें करते हैं। हम इसे एनालाइज कर लें। आप इस देश की भविष्य की राजनीति और इस गठबंधन की भविष्य की राजनीति के बीज आप अतीत में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक समय था जब भारत में कांग्रेस का अगर सबसे मुखर विरोधी कोई था तो वो समाजवादी थे। समाजवादियों और हमारे बीच में समानताएं भी कुछ हैं और असमानताएं भी बहुत सी। हमारे और उनके बीच में समानता एक बात पर है कि वो और हम दोनों ही इस देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने के पक्षधर रहे हैं। सबको साथ लेकर के इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने के हम पक्षधर रहे हैं। इस मुद्दे पर तो हमारे और उनके बीच में सोच समानता की है। पर ये तो कुछ दिन पहले तक उधर ही थे। इसके बाद उनकी जो सामाजिक चिंतन और उनका जो आर्थिक चिंतन है, उन दोनों से हमारा अनेक बार टकराव पहले भी हुआ है, आज भी हमारा उनका विरोध है और भविष्य में भी वो हमारी बात से सहमत हों ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, जनसंघ का जब स्वरूप था तब और जब आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, इन दोनों ही पार्टियों ने इस देश में एक्सक्लूसिविटी की राजनीति करने की कोशिश की है और जो विभाजनकारी राजनीति ये कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए हम और समाजवादी परस्पर अनेक बार निकट आए हैं, मिलकर वो तो फिर वो बीजेपी के भी निकट गए हैं। ये तो शरद यादव जी एनडीए के चेयरमैन थे। समस्या एक है, ये गठबंधन तो बनेगा। रवीश, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अतीत ये बताता है कि इस गठबंधन में कभी सामंजस्य बहुत समय तक बना नहीं रह पाया और उसका मुख्य कारण है जो विभिन्न राजनीतिक दलों में ये जो समाजवादी नेता हैं,
इन नेताओं में अपनी अहम की लड़ाई ज्यादा लड़ी है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो भविष्य की और देश की राजनीति से भी उसका महत्व बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। और इस टकराव में हमेशा ये देखने में मिला है अतीत में कि कुछ समय के लिए निकट आने के बाद ये बिखराव फिर से बिखर जाते हैं। एक जनता पार्टी बनी थी, उस जनता पार्टी के फिर कितने टुकड़े। नलिन ने तो कहा कि यूपीएससी के विद्यार्थी से पूछिए तो इम्तिहान वॉकआउट कर जाएंगे वो। मैं सच कह रहा हूं, अब जनता पार्टी से 77 में जो जनता पार्टी बनी थी, उसके अगर सारे घटकों का आज नाम लेना चाहें तो हम में आप में किसी को भी पूरे घटकों के नाम याद नहीं होंगे। 23-24 इतने घटक बन चुके हैं। ठीक है, हमारा कहना एक ही है, हम इनको बधाई देते हैं इस बात की कि वो एकजुट होकर के अगर वो इस देश की सांप्रदायिकतावादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हमारा उनको सहयोग होगा, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। जब भी सवाल आएगा आर्थिक चिंतन का हमारे और उनके बीच में, तो आप सांप्रदायिकता माइनस करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे? नहीं, देखिए हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और ना हम कभी गए हैं। आप जो कह रहे हैं बीमा वाले पे त्यागी जी ने कहा, मैं वही बता रहा हूं, आप जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी और हमारे बीच में आर्थिक चिंतन एक सा है, इस आर्थिक चिंतन की शुरुआत किसने की थी? 1990 के दशक में इस आर्थिक चिंतन की शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जमाने में मनमोहन सिंह जी ने इस नए आर्थिक चिंतन की शुरुआत की थी। उस आर्थिक चिंतन को बाद में कालांतर में जब बीजेपी सत्ता में आई, उसने भी उस आर्थिक चिंतन की औचित्य को समझा और वो आर्थिक चिंतन तो एक ही जगह से आ रहा था। उन्होंने स्वीकार किया। हमारे आर्थिक चिंतन को बीजेपी ने अगर स्वीकार किया है, ठीक है, तो वो उनको जवाब देना है। को देखते हुए ये जो इंश्योरेंस वाली बात कर रहे हैं, मुझे त्यागी जी तो बहुत अनुभवी है, अभी रहने देते, हमको सिर्फ इतना कहना है कि त्यागी जी ये तो देख लीजिए कि 49% का प्रस्ताव पहले यूपीए ने किया था कि एनडीए ने किया है। ठीक है, वो इस पर नहीं जाते हैं। अभय जी मुझे ये बताइए, ठीक है, एक विपक्ष में फॉर्मेशन बनता रहता है, बीजेपी भी बनाया करती थी, बीजेपी भी विपक्ष में रहते हुए बनी है आज सत्तारूढ़ पार्टी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो गठबंधन है इसके अतीत के इतिहास से ही ये खारिज करने लायक है, या आपको लगता है कि इसमें इतनी संभावना है? लोग ये जानना चाहेंगे ये कब तक एकजुट रहेंगे, इनका नेता कौन है? अगर आर्थिक नीतियों पर विरोध है तो अलग अलग रह के भी ये विरोध कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो दिल्ली में हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश या बिहार में होने वाले चुनावों की गरज से नहीं हो रहा है, ये है राष्ट्रीय राजनीति करने की कोशिश। और जो नलिन ने कहा मैं उससे विनम्रता पूर्वक असहमत हूं, क्योंकि बिहार में तो उन्होंने पहले ही से अपना गठजोड़ बना लिया है, उसके लिए उन्हें दिल्ली में कोई जमावड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये पूरा संगठन बन भी जाएगा तब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के अलावा इसका और कोई घटक नहीं है मौजूद वहां पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पे इस संगठन के दिल्ली में बनने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वहां पर लालू और नीतीश को मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे वो इस दिल्ली में संगठन बने या ना बने, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी को ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए राज्यों की वजह से नहीं है, कोशिश तो दिल्ली की राजनीति करने की ही है, वो राजनीति करने की है जो राजनीति करना जनता दल बहुत मुद्दतों पहले बंद कर चुका है। अब दिक्कत की बात क्या है कि ये एक ऐसा दल था, जनता दल, जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस राष्ट्रीय भूमिका बंद कर दी थी। सपा भी चिट्ठी देके यूपीए को गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की राजनीति करता था। कांग्रेस को बहुमत पाने से रोक देता था और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोक देता था। क्या है कि लोगों को लगे कि हाँ इसमें एक जान है, इसमें एक दिलचस्प निगाह से देखना चाहिए। तब तक जान नहीं आएगी जब तक कि इनके पास कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं होगा। इनके अंतिम राष्ट्रीय नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिनकी राजनीतिक साख गिर गई उन्हीं के जीवन में। मुलायम सिंह बन नहीं सकते हैं राष्ट्रीय नेता? इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के प्रभावी नेता हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार के प्रभावी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर देवेगौड़ा कर्नाटक के नेता हैं, और जो चौटाला साहब हैं वो हरियाणा के नेता हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी हो, जो एक मंच से खड़े होकर पूरे राष्ट्र को संबोधित कर सके। उसके लिए ऐसे नेतृत्व के उभरने में कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये आपके मनमाने तरीके से और आपकी इच्छा से नहीं उभरता। नहीं ऐसा है कि किसी मैनिफेस्टो घोषित कर देने से उभर सकता है। जहां तक आर्थिक चिंतन का सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक, जनता दल के पास कौन सा वैकल्पिक आर्थिक चिंतन है?
देखिए जो नई आर्थिक नीति है, कम्युनिस्टों समेत भले ही कोई कितना भी विरोध करे, सबने उसका पालन किया। सब लोग किसी न किसी रूप में 19 या 20, 18 या 20 उसी पर चलते हैं। उसका विकल्प किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम इनसे असहमत हैं और वो दोनों एक हैं, ऐसा नहीं है। सत्ता में विपक्ष में रह के बातें करना आसान होता है ना, ये जो आर्थिक उद्देश्य बता रहे हैं उसमें दम नहीं है उतना, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब जब सत्ता में आएंगे, लेकिन ये लोग ये जरूर कर सकते हैं कि संसद के पटल पर ये अपना एक ब्लॉक फॉर्म कर लें और वहां पर एक राजनीति करें, विपक्ष की आवाज बन सकते विपक्ष की आवाज बने, वहां एकजुट हों, ठीक से संसद में अपनी पेशबंदी करें, कांग्रेस के साथ एक सूत्र बनाएं और एक मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। दूसरी बात यह है कि जब बहुत बड़ी पराजय होती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों इन सब की हुई है, तो ये नई पेशबंदी करना, बार बार करना, बिगड़ जाने पे फिर से करना, ये बहुत ही स्वाभाविक है।